अच्छा बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। उसको कहते हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूले वाली जगह पे अगर देखें तो ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर वर्कबुक के अंदर हम जाएंगे पेज नंबर 51 पे तो वहां इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ही बात है। इसके लिए जो चंद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो जरा गौर से देख लो। सबसे पहले से कुछ पॉइंट्स नोट करना है, और वो क्या है, तो ये है कि जी V इज इक्वल्स टू E प्लस IR। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। अब जरा बात को समझते हैं। देखो, एक जैसे दो फॉर्मूले हैं, V इज इक्वल्स टू E प्लस IR और V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं कि ये V क्या है। V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, E क्या है? E का मतलब होता है EMF ऑफ बैटरी, ऑफ बैटरी। देखो, इसका भी यूनिट वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है। मजीद अभी मैं तुम्हें आगे बताता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। I फॉर करंट, और स्मॉल r फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इस टॉपिक को इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक हो गई बात? करंट का यूनिट हमारे पास एम्पियर रहेगा, और रेजिस्टेंस इंटरनल का यूनिट ओम ही रहेगा। इसके अंदर एक और फॉर्मूला यूज हो जाता है, वो होता है ओम्स लॉ का, वो हमें पता है, और वो क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। ये एक और फॉर्मूला है, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। यहां पे एक चीज और नोट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो R है कैपिटल, ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके लिए वर्ड लोड का भी इस्तेमाल होता है। लोड का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जरा गौर से समझना, ये दो फॉर्मूले लिखे में वो क्या है। देखो, जब बैटरी यूज करोगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड या करंट ड्रॉन। जब ये वर्ड देखो तो इसका मतलब बैटरी यूज हो रही है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? कि जब बैटरी चार्ज की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? चार्ज की। फॉर्मूले में सिर्फ एक फर्क है कि वो है E प्लस IR और ये है E माइनस IR। सिर्फ हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर ये देखना है कि बैटरी यूज हो रही है, या तो वर्ड यूज लिखा हुआ होगा या करंट ड्रॉन लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है बैटरी यूज होगी। अगर कहीं वर्ड चार्ज लिखा होगा तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, तो हमें उसी हिसाब से ये फॉर्मूले पिक करने होंगे। अच्छा,
ये जो आर है, एक तो स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, इसका भी बड़ा ध्यान रखना। स्मॉल क्योंकि यूनिट दोनों के सेम होते हैं, इसका यूनिट भी ओम्स है और इसका यूनिट भी ओम है। जब दोनों के यूनिट ओम है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्मॉल आर है और कौन सा कैपिटल आर है? तो उसको इस हवाले से देखना कि स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा और कैपिटल आर के लिए या तो न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल होगा या लोड का वर्ड इस्तेमाल होगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, वो क्या है कि V का मतलब है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल जो भी, और E का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ ऑफ बैटरी। देखो दोनों का यूनिट वोल्ट है। अब दोनों का यूनिट वोल्ट है तो हम न्यूमेरिकल में किस तरह पहचानेंगे कि कब V दिया हुआ है और कब E दिया हुआ है? क्योंकि जो वैल्यूज होंगी उसके आगे तो यूनिट वोल्ट ही लिखा होगा, तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि V कब है और E कब है। इसका बहुत आसान सा हल ये है कि बस ये याद रखना कि जिस वैल्यू के साथ वर्ड बैटरी इस्तेमाल हो, क्या इस्तेमाल हो? बैटरी। वो बैटरी का वर्ड हमें बताएगा कि वो ईएमएफ की बात कर रहा है, और जिसके साथ टर्मिनल पोटेंशियल का वर्ड इस्तेमाल हो तो उसका मतलब V की बात कर रहा है। तो अगर हम यूनिट से नहीं पहचान सकते तो हम इसके वर्ड से पहचान सकते हैं कि लाजमी बैटरी का वर्ड इस्तेमाल जिस जगह पे होगा तो वो ईएमएफ है, और जिधर बैटरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो V। अब ये तमाम सारे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करने के बाद मूव करते हैं पेज नंबर 51 के ऊपर। पेज नंबर 51 वर्कबुक का हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं और हमें देखना होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर कि कब चार्ज हो रहा है और कब करंट ड्रॉन हो रहा है। तो हम आते हैं पेज नंबर 51 के ऊपर। पेज नंबर 51 के ऊपर हमारे पास एक हेडिंग डली हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस की। पेज नंबर 51 पे जाते हैं हम लोग। ये पेज नंबर ये आ गया 51, ये रहा 51। इसके ऊपर एक हेडिंग लगी हुई है द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब वही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है इसके, दोनों आसान है, दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, पहले चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 6 वोल्ट नहीं आएगा बल्कि आएगा 16 वोल्ट। तो उसको मैं पहले से ही बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो। ये 1 इसमें मिसप्रिंट हो गया। उन्हीं बातों का ख्याल रखते हैं और डेटा बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला चूज किया जाएगा। देखो 1981 में भी आया, 1995 में भी आया। बुक में इस तरह के दो सवाल हैं इस टॉपिक के, एक 13.10 और एक 13.11 में। A storage battery whose EMF is 12 volt। इन न्यूमेरिकल में साफ कह दिया कि EMF कितना है? 12 वोल्ट। इसका मतलब EMF 12 वोल्ट का मतलब है कि E की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट। देखो वर्ड बैटरी भी लिखा हुआ है। एंड whose internal resistance is 0.2 ohms। इंटरनल रेजिस्टेंस का वर्ड आया तो डेफिनेटली हमें पहले पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है स्मॉल r 0.2 ohms is to be charged। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? चार्ज। तो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? जो बैटरी चार्ज करने वाला एट द रेट ऑफ 20 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो आई हमें दिया हुआ है 20 एम्पियर। व्हाट अप्लाइड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। वोल्टेज का मतलब हमारे पास पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल यानी V मालूम कर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, सॉल्व करके आंसर मालूम करना है। सीधा सीधा काम है, लेकिन कमाल ये होगा हमारे कि हमें चार्ज बैटरी वाला फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला हमारे पास था V इज इक्वल टू E प्लस आई आर।
सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करो। ई हमारे पास है 12 वोल्ट प्लस आई मेरे पास है 20 एम्पियर, आर हमारे पास है 0.2 ओम, V is equals to 12 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा एंड V is equals to $16 वोल्ट। ये हमारे पास और आंसर आ गया और ये फाइनल आंसर है। तो जरा करेक्ट कर लेना, वो 6 वोल्ट मिस प्रिंट हुआ है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा ये हो गया हमारे पास सीधा सारा न्यूमेरिकल सा, सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी और हम अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। अब बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, याद आया वर्ड बैटरी से कि ये 24 वोल्ट क्या दिया हुआ है, ये ईएमएफ दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू अ 10 ओम लोड। लोड किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इन द करंट ऑफ 2.2 एम्पियर इज ड्रॉन। वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब है इस बार बैटरी यूज हो रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? यूज वाला। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है स्मॉल आर मालूम करना है ऑफ द बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है दैट इज V। इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम हमारे पास बनता है, ये भी थोड़ा सा एक चीज ज्यादा पूछ ली इन्होंने, बाकी न्यूमेरिकल ये भी सिंपल है। इसका डाटा बनता है कि द बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, इसका मतलब दैट इज ईएमएफ, जो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट कनेक्टेड टू अ 10 ओम लोड। 10 ओम लोड का मतलब है दैट इज कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड भी कहा जाता है इसे, 10 ओम। एंड द करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, करंट आई दिया हुआ है 2.2 एम्पियर, इज ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब है बैटरी यूज हो रही है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। नंबर 2 एंड इस टर्मिनल वोल्टेज यानी V मालूम करना। ठीक हो गई बात। अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। इसके सोल्यूशन में हमारे पास देखो क्या होता है। सबसे पहले V मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वही एक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू I। अच्छा एक चीज मैं यहाँ बता दूं जो हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, ये जो ओम्स लॉ होता है ना, ये एक्सटर्नल सर्किट का होता है। ये लॉ जो है एक्सटर्नल सर्किट के लिए, ये V इज इक्वल्स टू स्मॉल आई आर में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ओम्स लॉ सिर्फ अप्लाई होता है एक्सटर्नल सर्किट के लिए जहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। तो ये फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल सर्किट है, तो लिहाजा यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें गिवन है। आई हमारे पास क्या है? 2.2 एम्पियर। आर एक्सटर्नली हमारे पास क्या है? 10। तो V हमारे पास हो गया 22 वोल्ट। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया 22 वोल्ट का। ठीक हो गई बात। ये पहला फैक्टर फाइंड हो गया, पहला आंसर। अब दूसरा क्या मालूम करना है हमें? दूसरा मालूम करना है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर। अब हम वही रिलेशन यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर।
माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस बार बैटरी यूज हो रही है। V इज इक्वल्स टू माइनस E माइनस आई आर। इस आई आर को इधर लेके जाओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इस V को इधर लेके आओ ये प्लस से माइनस हो जाएगा। इस तरह उसको अरेंज करो तो ये होगा आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस V। वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। I की वैल्यू कितनी है? 2.2। R हमें नहीं पता, R हमने लिख दिया, इज इक्वल्स टू E क्या है? E हमारे पास 24 है, V क्या निकल के आया था? माइनस 22। 2.2 R इज इक्वल्स टू, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया दैट इज 2। और इस 2.2 को R मालूम करने के लिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होने के बाद R इज इक्वल्स टू 2 divided by 2.2 and R is equals to internal resistance हमारे पास आया 0.909 ओम। ये हमारे पास दूसरा अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये दोनों ही न्यूमेरिकल आए हुए थे और ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए। अगर आपने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के दो न्यूमेरिकल हैं 13.10 और 13.11। ये दोनों इस टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं, लेकिन उस बुक में 13.11 में एक करेक्शन कर लेना कि उसमें जो करंट है वो 22 एम्पियर नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू है 2.2 एम्पियर। उससे फिर आंसर सही आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गए दो न्यूमेरिकल इस टॉपिक। इसके अंदर एक और टॉपिक का एक ही न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है हीट एनर्जी इन रजिस्टर। ये 2010 में आया हुआ है और सेम टू सेम न्यूमेरिकल जो है ना ये हमारे पास बुक के अंदर भी है। इस न्यूमेरिकल को देखो, इसके अंदर ना थोड़ा सा हीट का कॉन्सेप्ट भी चाहिए और कुछ जूल्स लॉ का कॉन्सेप्ट जो हमने सेकंड ईयर में लिया है उसका कॉन्सेप्ट, और उसका फॉर्मूला मैट्रिक में भी होता। जरा इस चीज को समझना, ये वाला न्यूमेरिकल क्या रहा है। बड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अ वाटर हीटर that will deliver 1 kg of water per minute is required। एक पानी गर्म करने वाला हीटर है जो 1 किलोग्राम पानी 1 मिनट में गर्म कर सकता है। The water is supplied at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उस हीटर में जो पानी डाला जाता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो एंड आउटपुट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिजायर्ड। और हमारी ख्वाहिश ये कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी डाल के 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आउटपुट में लिया जाए। What should be the resistance of the heating element? जो उस पानी को गर्म करने वाला एलिमेंट है यानी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। इन द लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट, जबकि तुम इस वाटर हीटर को जो वोल्टेज दे रहे हो वो 220 वोल्ट है। एक ब्रैकेट में कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है CW। CW का मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो है 4800 जूल पर केजी सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सा इसमें ना हीट का, स्पेसिफिक हीट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो फॉर्मूला हमें हीट में याद रखना चाहिए। और कुछ यहाँ के जरा फॉर्मूले भी हैं, जरा इस न्यूमेरिकल को गौर से देखना। ये एक ही न्यूमेरिकल है अपने नौयत का। देखो अब इसका डेटा जरा बनाते हैं और इसके फॉर्मूले जरा यहीं पे देख रहे हो। देखो इसका मैं डेटा बनाना शुरू करता हूँ। वो कह रहे हैं अ वाटर हीटर दैट डिलीवर 1 kg ऑफ वाटर। ये सिंपल मास है 1 kg पर मिनट। टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है
इसको सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड्स। द वाटर इज सप्लाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस वक्त इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटपुट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आउटपुट टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब T1 और T2 दिए में हो तो हमें डेल्टा T मालूम करना होता है, तो हम डेल्टा में डेल्टा T मालूम कर लेते हैं। और वो क्या है, थर्मोडायनामिक तो है नहीं, ये सिंपल हीट है, तो इसमें T2 माइनस T1 होगा। तो T2 माइनस T1 का मतलब है कि 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। डेल्टा T हमने यहाँ निकाल के रख लिया। अच्छा, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? रेजिस्टेंस R मालूम करना है हीटिंग एलिमेंट का। इफ द लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट, जबकि V आपको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। साथ में CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या C दी हुई है 4200 जूल पर केजी सेंटीग्रेड। ठीक, अब जरा इसके स्टेप्स को जरा गौर से देखना, कुछ फॉर्मूला हमें इसमें बनाने, अरेंज करने, वो सारी चीजें। सबसे पहले हम फॉर्मूला का छोटा सा ड्राइव भी करना सीख लेंगे ताकि हमें याद रहे। देखो, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, या उस टॉपिक को हीट एनर्जी रेजिस्टर भी कहते हैं जो जूल्स ने बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ये फॉर्मूला मैट्रिक के अंदर भी था। जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि जूल्स ने कहा था कि रेजिस्टर के अंदर हीट होगी, उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये W जो है ना, उसने हीट के मायनों में लिया था, यानी हीट का यूनिट भी जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल होता है। तो ये हीट डेसिपिएशन या पावर डेसिपिएशन से निकल के आता है W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। W यहाँ पे एज ए वर्क ले लो और उसे एज ए हीट भी ले सकते हैं। तो W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I का मतलब करंट, R का मतलब एक रेजिस्टेंस, T स्मॉल t का मतलब है टाइम। लेकिन हमारे पास यहाँ करंट गिवन नहीं। इस फॉर्मूले को जो है ना, हम थोड़ा सा अपने लिहाज से अरेंज करते हैं। देखो, मेरे पास V मौजूद है और R मुझे मालूम करना, तो मुझे कोई V और R की रिलेशन चाहिए होगी। I और R की रिलेशन मुझे सूट नहीं करती, तो मुझे हेल्प लेना पड़ेगी ओम्स लॉ से। यहाँ से मैं ओम्स लॉ की एक हेल्प लेता हूँ, और ओम्स लॉ की ये हेल्प जो है वो मैं इस तरह लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ कि सिंस ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। देखो, I मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे I को निकाल देता हूँ। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। क्योंकि जो डेटा है उस हिसाब से मुझे काम करना है। अगर मैं इस I की जगह पे V अपॉन R पुट करता हूँ, तो I की जगह पे V अपॉन R पुट करूंगा तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू I की जगह पुट किया V अपॉन R का स्क्वायर, ये R अपनी जगह पे, T अपनी जगह पे। ये जो W इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा इंटू R इंटू T। एक R से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो W का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक हो गई बात। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो कि ये जो W है, मैंने पहले भी बताया था, इस W का मतलब हीट भी हो सकता है, यानी डेल्टा Q। एक ही बात, क्योंकि वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है। तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और मैं इस इक्वेशन को मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा। अब ये एक सेगमेंट हो गया, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट।
यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के मुताबिक स्पेसिफिक हीट याद होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला लिख देते C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q यानी हीट अपॉन m डेल्टा T। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा Q हीट, C जो है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट या वाटर है तो उसकी वैल्यू गिवन है, m फॉर मास, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। करना क्या है कि इस पूरे फैक्टर को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ। जब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू m डेल्टा TC। इस काम को करने के बाद इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। एक आगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और से देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या होंगी, कंपेयर होंगी, क्योंकि ये भी डेल्टा क्यू के बराबर है और ये भी डेल्टा क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे हम इस स्टेप फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, यह हुआ m डेल्टा T C इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ठीक हो गई बात। मालूम क्या करना है, रेजिस्टेंस। अब इस पूरे फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड करवाओ और इस r को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय m डेल्टा TC। देखो इसको अरेंज करने के बाद अब देखो अपने डेटा को गौर से, तुम्हें सारी वैल्यूज गिवन होंगी और सारी वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में पुट करो और पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर जो भी करना वो करो तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t 60 सेकेंड 60 सेकेंड, m फॉर मास दैट इज 1 kg, ये 1 ही रहेगा। डेल्टा t हम निकाल चुके हैं, डेल्टा में 60 डिग्री और c जो हमारे पास है 4200 जूल। ठीक हो गई बात। इस r को जैसे ही आप वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर वही आ रहा होगा जो हमारा आंसर है, दैट इज 11.523 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जरा इसको गौर से देखना, अगर इस न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन है तो ये। अच्छा बच्चों, ये जो है ना चैप्टर नंबर 13 के, अब जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। वो हम ना रेगुलर क्लास में चाहेंगे कि डिस्कस करें जैसे ही सेंटर ओपन होता है, क्योंकि वो जो है ना वो जरा न्यूमेरिकल इस तरह के हैं कि वो अगर हम सामने करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कुछ नहीं हो सका तो लिहाजा फिर हम इसी ऑनलाइन के थ्रू चलेंगे। आते वो इम्तिहान में कम ही है, लेकिन बहरहाल हमें चाहिए कि उसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं फिलहाल उसको अभी हम रोक देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 14 को शुरू करेंगे और
17 को करेंगे, 15 को करेंगे, जो जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं। बहरहाल इसमें जो जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर कोई क्यूरी हो तो लिहाजा जो नंबर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिव इस वीडियो के आखिर में वो आप उसको ऊपर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।